आप ये बताइए ना, कौन ये कह रहा है कि आपसे आपका जो धर्म है वो छीन लिया जाएगा, आपका मजहब छीन लिया जाएगा? और अगर ये पॉइंट आप प्रूफ करना चाहते हैं तो कोर्ट में करते ना प्रूफ सर। कोर्ट ने कहा ना कि रह सकते हैं परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य भी। देखिए प्राची जी, सुनिए देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस देश के मुसलमानों ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तो हमने सर आंखों पर रखा उसको। उससे कोई संतुष्ट हो सकता है, कोई असंतुष्ट हो सकता है, वो उसको संविधान उसका अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन यह एक इंटरिम ऑर्डर है। अब कोर्ट ने इस एक्ट के सेक्शन 3R को टेम्पररी स्टे किया है, टेम्पररीली। और प्राची जी, जब तक ये निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि हु इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, द सेक्शन ऑफ द इंटरिम ऑर्डर इज प्रॉब्लमेटिक। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स को नागरिकों की रिलीजियोसिटी को मेरा सवाल आपसे फराज किदवई जी है, मेरा सवाल आपसे फराज किदवई जी है, अगर ये इंटरिम ऑर्डर भी है तो अभी तो ये ऑर्डर आप लोगों के पक्ष में गया है ना सर। आप पहले से ही क्यों ये अज्यूम करके बैठे हैं कि जो फैसला आएगा वो आप लोगों के खिलाफ आएगा? आपको अपनी दलीलों पर यकीन नहीं, अपने फैक्ट्स पर यकीन नहीं, अपने पक्ष पर यकीन नहीं। प्राची जी जी बोले। क्या अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन जंतर मंतर पे होता है, रामलीला मैदान पर होता है, और हम ये चाहते हैं कि ये कानून ऐसी शक्ल ले, इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो फराज किदवई जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना। यानी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाह रहे हैं भीड़ इकट्ठा करके? तो 10 सेकंड दबाव बनाना चाह रहे हैं? अरे सुनिए हाँ, बोले। सरकार नहीं, दबाव क्या? जब फार्म लॉज मोदी सरकार लाई थी, जैसा भी तो सर वो सरकार ने वापस दिए थे ना फराज किदवई जी। वो रिफॉर्म अरे सुनिए, अगर ये सब आपको करना था तो फिर आप कोर्ट में नहीं जाते ना। अभी तो फैसला मेरे देश के सर्वोच्च न्यायालय को लेना है ना। तो ये भीड़, ये खुतबे, ये जो आप तकरीरें पढ़ रहे हैं, ये कोर्ट के खिलाफ पढ़ रहे हैं क्या? चाहते हैं दबाव बने कोर्ट पर? ऐसा बिल्कुल नहीं है स्वाति जी। देखिए, जब किसान आंदोलन कर रहे थे ना, नाम ठीक से तब भी उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उग्रवादी कहा, खालिस्तानी कहा। इतना डिस्टर्बेंस करेंगे प्राची जी? नहीं फराज किदवई जी, क्योंकि आप बार बार ना गोल पोस्ट चेंज करते हैं, आप बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं, इसीलिए बीच में आपको लेकर आना पड़ता है। एक भी आपने शुरुआत से वो पूछा कि आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं या नहीं, आपने कुछ प्रूफ ही नहीं किया। आप सिर्फ यहाँ से यहाँ गोल घुमा रहे हैं फराज किदवई जी। एक जवाब आपको सर, मैंने आपको भरपूर समय दिया। एक जवाब जफर जी दे रहे हैं, फिर उसके बाद नदीमुद्दीन जी के पास जा रही। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा जफर जी, जो फराज किदवई जी ने कहा। छोटा था। देखिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहा था, और ऐसे बहुत सारे लोगों के, आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके, अगर आप मुस्लिम समाज से के लोगों से मिलेंगे जिनके बहुत सारे एसेट्स जो है या जमीन जायदाद जो है, जिसपे ऐसे इस तरह के विवाद चल रहे हैं, लोगों ने उस पे, जो वक्फ बोर्ड ने कहीं ना कहीं अपनी जागीरदारी ठोक दी उस पे, तो इसमें करप्शन तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी जो है जो खत्म होनी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते? मैं तो इतना सब सवाल किया था, आप सभी मुस्लिम हैं, हम सभी मुस्लिम एक ही कम्युनिटी के, क्या इसका फायदा गरीब मुस्लिम को पहुंचना चाहिए? मैं पूछती हूँ, मुफ्ती साहब मेरे साथ हैं, वो या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब बताएंगे। मुफ्ती साहब, जो जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि आप भी चाहेंगे वक्फ का फायदा गरीब मुसलमानों को, और दूसरा ये सर, क्या आपको देश की सर्वोच्च अदालत पर यकीन है? सदाएं दी बहुत हमने करम के अहले बस्ती को, सभी ने खिड़कियां खोली, किसी ने दर नहीं खोला। मेरी बात से, मैं दूसरों की बात संजीदगी से सुन रहा था, अब मेरी बात भी आप संजीदगी से सुनिए। देखिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर किया था, एक भाषण दिया था
कि मुसलमानों को वक्फ की ज़मीनें जो सरकारों ने कब्जा किया है, अगर सरकारें वापस कर दे तो मुसलमानों को सरकार को देने की कोई ज़रूरत नहीं। कोट एंड कोट ये लाल कृष्ण अडवाणी जी ने कहा था। 2011 में सैयद शहनवाज हुसैन ने पार्लियामेंट में कहा कि मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा है, अगर बर्खास्त कर दिया जाए तो मुसलमानों को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जब हम मजलूम थे तो अब हम जालिम कैसे हो गए? एक बात हमारा एतराज़ क्या, देखिए मामला जब सरकार से हमारा झगड़ा होता है डेमोक्रेसी में तो हम कहाँ जाएंगे? अदालत में। अदालत का एंट्रीम फैसला। अब आप कह रहे हैं कि अदालत के फैसले आने से पहले आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? अरे बाबरी मस्जिद मामला जब अदालत में था तभी तो बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, बार बार कह रहे थे कि राम का मंदिर हम वही बनाएंगे, जब क्या अदालत का अपमान नहीं था क्या? एक बात, मंडल कमीशन का कितना विरोध हुआ था, MA BA पास करेंगे डैश डैश, VP सिंह को क्या करेंगे जब वो प्रधानमंत्री की तौहीन नहीं थी क्या? एक बात। अब सुनिए, एतराज सुनिए। 1774 में ASI का गठन हुआ और उसका काम शुरू हुआ 1861 में। मैं कहता हूं कि अब जो ASI के अधीन हमारी मसाजिदें हैं, सरकार का दावा है कि सरकार की ज़मीन पर है, तो संभल तो चली गई हमारे हाथ से। ऐसे बहुत सारे मसाजिदें हमारे हाथ से चली जाएंगी। और मैं कहता हूं, इसमें एक बात और जोड़ता हूं कि MP का कोटा, MLA का कोटा और आपका मुतवल्ली का कोटा आपने बर्खास्त कर दिया। अब हम नॉमिनेट करेंगी, आपके पास तो MP है नहीं, आपके पास तो मुसलमान MLA है नहीं, आपने मुतवल्ली का कोटा बर्खास्त कर दिया। अब कैसे लोगों को नॉमिनेट करेंगी जो आपके पिट्ठू हो और मीठे मीठे बोलने वाले हो और हमारे अंदर आकर के घुस के तमाशा करेंगे? मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म, हिंदू मुसलमान, अरे भाई हम मंदिर का आदर करें, मैं आपको बता दूं, हम मंदिर में नहीं आए। आपने चूंकि अतिक्रमण का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज, एक आंकड़ा बता देती हूँ। वक्फ की कुल 4,13,954 ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे कौन मैनेज कर रहा है ये पता नहीं। तो अगर इतना ही अच्छा सिस्टम है वक्फ का तो ये पता होता है। ये आप ही की प्रॉपर्टी है ना, जिस पर आप लोग कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस पर किसी को हक नहीं जताना चाहिए। तो सरकार ये कह रही है कि इसे सिर्फ मैनेज किया जाएगा ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके। और दूसरी बात, जो मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं, जो आप उदाहरण दे रहे हैं पिछले फैसलों के दौरान का, एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आप जो मुझसे कह रहे हैं कि ये हुआ तो वो हुआ, आप मुझे बताइए, जब से ये फैसला, जब से ये कानून बना है संसद से और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एक घटना ऐसी बताइएगा जो इस कानून के आधार पर, एक घटना मुफ्ती साहब मैं जानना चाह रही हूं, एक घटना ऐसी बताइएगा कि जो इस कानून के हिसाब से कोई ऐसी मस्जिद हो, कोई भी ऐसी जगह हो जो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जो आपसे छीन ली गई हो। देखिए सुनिए, बोले। मैंने इस्लामी लॉ से इजिप्ट से PhD किया हूं। मैं फॉरेन में मैं पढ़ा हूँ, मुझे कानून और वक्त समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम 20 साल से वक्त पर ही काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वक्त की ज़मीनों से कितना फ़ायदा पहुँचा। आप जाइए ख्वाजा बंदे नवाज गुलगरबा में जाइए, यूनिवर्सिटी चल रही, मेडिकल कॉलेज चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, MCA, M फार्मा, ये सारे वक्त की लाइन पे चल रहे हैं। अब आइए तेलंगाना के अंदर आइए, बड़े बड़े रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं जिसमें मुसलमान कई बच्चे नहीं, 70% वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है या किसी एक शहर, किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। आप लौटकर मेरे सवाल पर आइए ना सर। मैंने आपकी क्वालिफिकेशन पर कोई सवाल खड़े नहीं किए सर, मैंने आपकी क्वालिफिकेशन पर कोई सवाल नहीं खड़े किए। जाहिर सी बात है आप मुझसे ज्यादा वक्फ के बारे में जानकारी रखते होंगे, जाहिर सी बात है आप इस्लाम के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे, मुझे कोई शक नहीं है। आप इतना बताइए, आपने एक शक जाहिर किया, अभी आपने मेरे दर्शकों को एक बात बताई, सुनिए ना सर, अभी आपने मेरे दर्शकों को ये बात बताई कि प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने देखा है इतिहास में कि ये हुआ। अभी बताइए, जब से ये लॉ इफेक्ट में आया है, जब से कानून इफेक्ट में आया है, कितनी मस्जिदें हैं, कितनी जमीनें हैं वक्फ की जो आप लोगों से छीन ली गई? अच्छा ठीक है, मैं अब उल्टा आपसे एक सवाल करता हूं। अरे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं, अभी उल्टा सवाल नहीं करेंगे सर। आपने गंभीर और एक बहुत बड़ी बात नहीं सुनी ना मुफ्ती साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूं, आपने मेरे दर्शकों को एक बात बताई, अब वो बात आप किस आधार पर बता रहे हैं ये समझाइए। जब से ये कानून बना है, संसद ने पास किया है, ऐसी कितनी जमीनें हैं, ऐसी कितनी मस्जिदें हैं जिन्हें आपसे छीन लिया गया? देखिए सुनिए, अब मुझे डर है कि संभल जाएगा,
अरे इसका डर से नहीं होता ना, आप मुझे उदाहरण पेश करिए, उसके बाद मेरे दर्शकों को बताइए। अरे सुनिए, यही तो इधर उधर की बात आप करते हैं ना मुसलमानों के बीच में जाकर। अब सुनिए, नहीं सुनिए, अरे सुनिए, जब फैज खां बोल रहे थे और जफर इस्लाम साहब बोल रहे थे तो आप मुस्कुरा करके सुन रही थी। मैं आपको भी मुस्कुरा कर सुनूंगी।